नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान के दुर्ग के बारे में। राजस्थान के दुर्ग, तो राजस्थान के दुर्ग बनाने की जो परंपरा है बहुत प्राचीन काल से है। राजा महाराजा है वो दुर्ग बनाते थे अपने सैन्य सुरक्षा के लिए, अपने परिवार की सुरक्षा के लिए, अपने राज्य की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाते थे। और दुर्ग है वो कहीं ऊंची पहाड़ी पर बनाते थे या घने जंगलों के अंदर बनाते थे या नदी के आसपास बनाते थे। तो सबसे पहले राजस्थान के दुर्ग में देखो, दुर्ग कई प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान दुर्गों की विशेषताएं। दुर्ग कैसा होता है? दुर्ग की विशेषता, दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्ग की क्या क्या विशेषता है? अधिकांश राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो पहाड़ों पर बने हैं। अधिकांश दुर्ग, राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो पहाड़ी पर बने हुए हैं। राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो पहाड़ी पर बने हुए हैं या फिर है वो राजमार्ग की दृष्टि से दुर्ग है वो महत्वपूर्ण होते थे। प्राचीन समय के अंदर जो व्यापार होता था बैलगाड़ियों द्वारा, तो व्यापार की सुरक्षा के लिए दुर्ग बनाए जाते थे। इस प्रकार राजस्थान दुर्ग है और राजमार्ग पर गए और पहाड़ियों पर दुर्ग बने हुए हैं। और उसके बाद है दुर्ग, दूसरी विशेषता क्या हो सकती है? दुर्ग के मजबूत परकोटे होते थे। मजबूत परकोटे, परकोटा क्या होता है? यानी दुर्ग के चारों ओर की दीवार होती थी, उसे परकोटा कहते हैं। और परकोटा है वो बहुत ही मजबूत होता था। इसके बाद है वो दुर्ग है वो कई मील क्षेत्र के अंदर, कई किलोमीटर के अंदर होते हैं। कई किलोमीटर या मील में होते थे। कई किलोमीटर या मील के अंदर है वो दुर्ग फैले हुए होते थे। 2-3 किलोमीटर, जैसे चित्तौड़ दुर्ग है वो 3 किलोमीटर लंबा है और 2 किलोमीटर चौड़ा। इसी प्रकार दुर्ग के अंदर सामूहिक जौहर करने के लिए अग्निकुंड बना हुआ था, सामूहिक जौहर के लिए। सामूहिक जौहर है, उस जौहर के लिए क्या बनाते थे? जौहर स्थान बनाए थे। जौहर स्थान या उसे अग्निकुंड कह सकते हैं, वो बनाते थे। जौहर कौन करती थी? जौहर रानियाँ करती थी। अब वो रानियाँ क्यों करती थी? जब वह राजा होता था शत्रु सेना से हार जाते थे तो जो सैनिक थे, राजपूत सैनिक थे, वो केसरिया धारण कर लेते थे और केसरिया युद्ध में काम आना केसरिया कहलाता था। केसरिया करते थे तो पीछे जो रानियाँ थी यानी दुश्मन कहीं उसके हाथ ना लगा ले, इसलिए अपना शील और सतीत्व की रक्षा के लिए अग्निकुंड के अंदर आग जला करके उसके अंदर अपने प्राणों की आहुति दे देते थे। उसे जौहर कहते थे। अगली विशेषता है दुर्ग की, वो क्या है? दुर्ग के अंदर बड़े बड़े जलाशयों का निर्माण है। जलाशयों, टांके, बावड़ियाँ आदि का निर्माण करते थे। यानी दुर्ग के अंदर बड़े जलाशय होते थे। जलाशय क्या काम आते थे? यानी सैनिकों के लिए पानी की व्यवस्था है, घोड़ों के लिए, हाथियों के लिए पानी की व्यवस्था है। अगर मतलब शत्रु है वो दुर्ग के बाहर घेरा डाल दे, तो घेरा, कई बार दुर्ग है शत्रु है वो 12-12 महीना तक, 6-6 महीना तक, 8-8 महीना तक घेरा नहीं उठाते थे। तो वहाँ पर मतलब पानी अंदर है जो सैनिकों के लिए पानी की व्यवस्था और खाने पीने की व्यवस्था पूरी होने के लिए अन्न भंडार और टाँके और बावड़ियाँ होते थे। और किले के भीतर और क्या होते थे? शिल्हागार या शस्त्रागार होते थे। शस्त्रागार यानी वहाँ पर शस्त्र रखते थे। बड़े बड़े शस्त्र है वो रखे जाते थे। इस प्रकार यह दुर्ग विशेषता थी। दुर्ग पहाड़ी पर बने होते थे। दुर्ग के जो परकोटे थे वो मजबूत और बड़े होते थे। और दुर्ग है वो कई किलोमीटर और मील के अंदर होते थे। सामूहिक जौहर का स्थान होते थे। जलाशय, टांके, बावड़ियाँ किले के अंदर होती थी। और शिल्पगार या शस्त्रागार है यह किले के अंदर होता था। अब दुर्ग है वो कितने प्रकार के होते हैं? दुर्ग के प्रकार, एक दुर्ग होता है छाजमुखी दुर्ग। छाजमुखी दुर्ग, अब छाजमुखी दुर्ग किसे कहा जाता है? यानी वह दुर्ग जो आगे की पहाड़ी थी वो संकड़ी होती थी और पीछे की भाग के अंदर चौड़ी होती थी। वह पहाड़ी, जिस पहाड़ी पर दुर्ग बना होता था, तो वह दुर्ग आगे की भाग है पहाड़ी का वो संकरा होता था और पीछे का भाग है वो चौड़ा था। पहाड़ी का भाग
पहाड़ी का आगे का भाग संकरा व पीछे का भाग चौड़ा होता था। यानी आगे का भाग संकरा, जिस प्रकार ये कोई पहाड़ी है और पहाड़ी आगे का भाग इस प्रकार संकरा था और पीछे का भाग है इस प्रकार ये चौड़ा था। ये पीछे का भाग था, ये आगे का भाग इस प्रकार, यानी आगे का भाग संकरा और पीछे का भाग चौड़ा था। उसे क्या कहा जाता था? साजमुखी दुर्ग। और एक होता है कागमुखी दुर्ग। कागमुखी दुर्ग है वो जस्ट इसका उल्टा है, साजमुखी का उल्टा है। यानी पहाड़ी का भाग है वो, पहाड़ी का आगे का भाग चौड़ा होता था और पीछे का भाग है वो संकरा। साजमुखी दुर्ग के अंदर पहाड़ी के आगे का भाग है वो संकरा होता था और पीछे का भाग है वो चौड़ा होता था। और कागमुखी दुर्ग के अंदर पीछे का भाग होता था संकरा और आगे का भाग होता था। इस प्रकार कौटिल्य ने दुर्ग के 4 प्रकार बताए थे। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। पहला प्रकार है, उसने क्या कहा था? औदक दुर्ग। दूसरा है वो है पार्वत दुर्ग। और तीसरा है वो है धानवंत दुर्ग। धानवंत दुर्ग का होता है जंगल के अंदर, धानवंत दुर्ग। और चौथा दुर्ग बताया था उसने वन दुर्ग, वन यानी। तो कौटिल्य ने दुर्गों के 4 प्रकार बताए थे। पहला औदक दुर्ग, दूसरा पार्वत दुर्ग, तीसरा धानवंत दुर्ग और चौथा था वन दुर्ग। ये दुर्ग के प्रकार वो किसने बताए थे? कौटिल्य ने ये दुर्गों के प्रकार बताए थे। मनुस्मृति में दुर्ग के 6 प्रकार बताए थे। मनुस्मृति में दुर्ग है वो 6 प्रकार के दुर्ग बताए थे। मनुस्मृति में दुर्ग 6 प्रकार के बताए थे। एक पहला आता है धनु दुर्ग और दूसरा होता है मही दुर्ग और तीसरा है आपके जल दुर्ग और चौथा है आपके वृक्ष दुर्ग और पांचवा है निरी दुर्ग और छठा है गिरी दुर्ग। तो मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए थे। पहला दुर्ग है धनु दुर्ग, दूसरा मही दुर्ग, तीसरा जल दुर्ग, चौथा वृक्ष दुर्ग, पांचवा निरी दुर्ग और छठा है वो गिरी दुर्ग। ये मनुस्मृति में दुर्ग बताए थे। और शुक्र नीति में राज्य के 9 अंग बताए थे। राज्य के 9 अंग बताए थे। शुक्र नीति में राज्य के 9 अंग बताए गए, जिसमें से एक है दुर्ग। एक अंग दुर्ग को माना गया है। एक अंग है दुर्ग को माना गया है। शुक्र नीति में राज्य के 9 अंग बताए थे। 9 अंग में से एक अंग किसको माना गया? दुर्ग को माना गया था। और इस प्रकार शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए थे। शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए थे? 9 प्रकार। शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए थे। इसमें देखो, पहला एक है वन दुर्ग और दूसरा है आपके धानवंत दुर्ग, तीसरा है जल दुर्ग और चौथा है गिरी दुर्ग, पांचवा है सहाय दुर्ग, छठा हो जाएगा आपके एरण दुर्ग और सातवां हो जाएगा पारिक दुर्ग और आठवां हो जाएगा पारिद दुर्ग और नौवां हो जाएगा सैन्य दुर्ग। तो मनुस्मृति में दुर्गों के 6 प्रकार बताए थे। धनु दुर्ग, मही दुर्ग, जल दुर्ग, वृक्ष दुर्ग, निरी दुर्ग और गिरी दुर्ग।
और शुक्र नीति में दुर्गों के 9 अंग बताए थे, जिसमें एक अंग है दुर्ग को माना गया था। और इसी प्रकार शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए थे। एक है वन दुर्ग, दूसरा दानव दुर्ग, तीसरा जल दुर्ग, चौथा गिरि दुर्ग, पांचवा सहाय दुर्ग, छठा एरन दुर्ग, सातवां पारिक दुर्ग, आठवां पारिक दुर्ग और नौवां है वो सैन्य दुर्ग। इस प्रकार शुक्र नीति में 9 अब है दुर्ग की श्रेणी। अब अलग अलग प्रकार की दुर्ग की हमने श्रेणियाँ पढ़ी थी, उस श्रेणियों की परिभाषा देखेंगे। इन्हीं जैसे मान लो जल दुर्ग है तो जल दुर्ग किसे कहा जाता है, पारिक दुर्ग है तो पारिक किसे कहा जाता है, पारिद दुर्ग है तो पारिद दुर्ग किसे कहा जाता है, कौन सा प्रकार का दुर्ग है वो पारिद कहलाता है। इस प्रकार हम पढ़ेंगे। पहला है पारिक दुर्ग। पहला पारिक दुर्ग। अब पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके चारों ओर खाई हो वो क्या कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। पारिक दुर्ग कहलाता है। बड़ी बड़ी खाई क्यों खुदवाते थे, क्यों करते थे, क्योंकि शत्रु है वो आसानी से इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। जैसे पारिक दुर्ग कौन सा दुर्ग है, जैसे लोहागढ़, भरतपुर का जो लोहागढ़ दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई थी, ये पारिक दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और एक है डीग का किला, डीग का जल दुर्ग या औदक दुर्ग। जल दुर्ग या औदक दुर्ग किसे कहा जाता है, जिस दुर्ग के चारों ओर विशाल जलाशय हो, जिससे जो दुर्ग चारों ओर पानी से घिरा हो, चारों ओर पानी से घिरा हो, यानी जो दुर्ग है वो चारों ओर पानी से घिरा होता है, वो जल दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। ऐसा राजस्थान का कौन सा दुर्ग है, जैसे गागरोन झालावाड़ का है, गागरोन दुर्ग झालावाड़, झालावाड़ गागरोन ये जल दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। और दूसरा है जो शेरगढ़ बारा है, शेरगढ़ बारा है, चित्तौड़गढ़ चित्तौड़ दुर्ग है, ये दुर्ग है जल दुर्ग श्रेणी के अंदर है, क्योंकि इसके चारों ओर क्या है, जल है। और तीसरा श्रेणी का दुर्ग कौन सा होगा, गिरि दुर्ग, गिरि दुर्ग। अब ये गिरि दुर्ग कौन सा होता है, यानी जिसके चारों ओर यानी जो ऊंचे पहाड़ी पर बना हो, जो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हो, जो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हो, जो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हो क्या कहलाता है, गिरि दुर्ग कहलाता है। ऊंची पहाड़ी जैसे मेहरानगढ़, जोधपुर का जो मेहरानगढ़ का दुर्ग है वो ऊंची पहाड़ी पर बना है। जैसे अचलगढ़, इस प्रकार राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो पहाड़ी पर ही बने हैं, तो अधिकांश दुर्ग गिरि दुर्ग की श्रेणी के अंदर आते हैं। और इस प्रकार चौथा दुर्ग है वो क्या, कौन सा दुर्ग है, धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग। अब धानवन दुर्ग किसे कहा जाता है, यानी जो दुर्ग मरुस्थल के अंदर हो, जिस दुर्ग के चारों ओर क्या हो, मरुस्थल, जिसके दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल हो, जिस दुर्ग के चारों ओर मरुस्थल हो क्या कहलाता है, धानवन दुर्ग। तो ये कौन सा दुर्ग हो, जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर, सोनारगढ़ का दुर्ग जैसलमेर का है, ये धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि इसके आसपास पूरा चारों ओर एरिया क्या है, मरुस्थल का है। तो देखो पारिक दुर्ग किसे कहा जाता है, जिसके चारों ओर खाई हो, जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी खाई हो, वो क्या कहलाता है, पारिक दुर्ग कहलाता है। जैसे लोहागढ़, भरतपुर या डीग का किला। उसके बाद जैसे जल दुर्ग यानी जिसके चारों ओर, जो दुर्ग है वो चारों ओर पानी से घिरा हो, जैसे गागरोन का है, चित्तौड़गढ़ है, शेरगढ़ बारा का है, ये सारे दुर्ग है वो जल दुर्ग के अंदर आता है। और तीसरा है गिरि दुर्ग यानी जो दुर्ग ऊंची पहाड़ी पर बना हो, वो कहलाता है गिरि दुर्ग। और राजस्थान के अधिकांश दुर्ग 90% दुर्ग है वो गिरि दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है, यानी अधिकांश दुर्ग है वो पहाड़ी पर बने हुए। और इसके बाद है चौथा दुर्ग धानवन दुर्ग वो होता है जिसके चारों ओर मरुस्थल होता है, तो वो क्या कहलाता है, धानवन दुर्ग। जैसे सोनारगढ़ जैसलमेर का किला है वो धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि आसपास के अंदर पूरा एरिया मरुस्थल है। और इसे भटनेर का किला भी कह सकते हैं, भटनेर किला हनुमानगढ़ के अंदर है। भटनेर किला भाटी वंश ने बनाया था, भूपत भाटी ने बनाया था 234 ईस्वी के आसपास। तो ये भटनेर किला ये भी मरुस्थल के अंदर आता है, इसे धानवन दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। और एक है जो जूनागढ़ बीकानेर किला, यह भी एक धानवन दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है, क्योंकि इसके आसपास भी क्या था, मरुस्थल था। अब अगला प्रकार है वो वन दुर्ग है। वन दुर्ग किसे कहते हैं, जिस दुर्ग के चारों ओर कांटेदार झाड़ियां हो,
कांटेदार झाड़ियाँ व वृक्ष हो, कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष हो, ये कहलाता है वन दुर्ग। यानी जिसके चारों ओर बड़ी बड़ी कांटेदार झाड़ियाँ होती है या वन होता है, यानी दूर से दुश्मन को ये किला दिखाई नहीं देता है। इस प्रकार किला होता है वो दूर से दुश्मन को दिखाई नहीं देता है, ये कांटेदार झाड़ियों और वृक्षों से ढका हुआ होता है। ये कौन सा किला है? ये जैसे रणथंभौर है, रणथंभौर का किला है, वो दूर से दिखाई नहीं देता, झाड़ियों के अंदर है रणथंभौर किला। इसके बाद और हो सकता है जैसे कोंबलगढ़ है, सिवाना बलोत्रा का है, कुंभलगढ़ है, सिवाना बलोत्रा किला है, ये झाड़ियों के अंदर है। इसके आसपास चारों तरफ झाड़ियाँ हैं, इसे ये दूर से किले दिखाई नहीं देते। इस प्रकार अगला किला कौन सा होगा? अगला होगा आपके सैन्य दुर्ग। अब सैन्य दुर्ग क्या होता है? ये नाम से ही पता चलता है, सैन्य दुर्ग यानी जिसके हमेशा सिपाही पहरेदार रहते हैं, सिपाही चौकस रहते हैं, पहरेदार रहते हैं, हमेशा शत्रु पर नज़र रखते हैं, वो मतलब सैन्य दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। जिसकी व्यूह रचना चतुर्वीरों से, जिसकी व्यूह रचना है वो चतुर्वीरों से सुसज्जित होनी चाहिए, चतुर्वीरों से सुसज्जित। जिसकी व्यूह रचना है वो चतुर्वीरों से सुसज्जित होनी चाहिए। यह सैन्य दुर्ग के अंदर आता है, यानी हमेशा वहाँ पर चौकस रहते हैं। सैनिक है वो हमेशा क्या रहते हैं? चौकस रहते हैं, शत्रु पर नज़र रखते हैं चारों तरफ से। ये मतलब आता है सैन्य, यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, यह सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है, सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग होता है ये सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग है वो सर्वश्रेष्ठ श्रेणी का दुर्ग होता है। इस प्रकार उसके बाद है सहाय दुर्ग। अब सहाय दुर्ग है वो, सहाय दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसमें वीर सदा साथ देना होना चाहिए, जिसमें वीर या सैनिक सदा साथ देने वाले, यानी जिसमें मतलब धोखा देने वाला कोई प्रकार का सैनिक नहीं होता है, हमेशा तैयार रहते हैं अपने देश, धरती और अपने राज्य के लिए, हमेशा मर मिटने के लिए तैयार होते हैं, वो सहाय दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और 8वां दुर्ग है वो कौन सा है? पारिद दुर्ग, एरण दुर्ग। अब एरण दुर्ग किसे कहा जाता है? यानी वह दुर्ग जिसके मार्ग कांटों से और पत्थरों से परिपूर्ण हो, जिसका मार्ग यानी किले तक जाने का मार्ग है वो कांटों व पत्थरों से परिपूर्ण हो, यानी कांटों और पत्थरों से क्या होता है? मार्ग परिपूर्ण होता है, वह एरण दुर्ग की श्रेणी के अंदर आता है। और उसके बाद आता है पारिद दुर्ग। अब पारिद दुर्ग किसे कहा जाता है? जिसके चारों ओर ईंट या पत्थरों से बड़ी दीवार होती है, बड़ी दीवार बनी होती है, तो वह पारिद दुर्ग किसे कहता है? नहीं, जिसके बड़ी है चारों ओर ईंट या पत्थरों से बड़ी बड़ी दीवार होती है, जिसे लांघ करके शत्रु आने के अंदर आने के दिल किले में आने के लिए असमर्थ होता है, ये पारिद दुर्ग श्रेणी के अंदर आता है। जैसे चित्तौड़ का किला है, चित्तौड़गढ़ या जैसलमेर का किला, ये पारिद दुर्ग श्रेणी के अंदर आते हैं। और इस प्रकार स्थल दुर्ग किसे कहा जाता है? स्थल दुर्ग वह होता है जो समतल भूमि पर बना होता है। स्थल दुर्ग है वो समतल भूमि पर बना हुआ आता है। और अब ये हमने सारे दुर्गों के प्रकार पढ़े। वन दुर्ग यानी चारों तरफ झाड़ियाँ, कांटेदार झाड़ियाँ और वृक्ष होता है, वो वन दुर्ग होता है। और सैन्य दुर्ग जिसके व्यूह रचना में चतुर्वीर रहते हैं, चक्रव्यूह बनाने के अंदर बहुत ही चतुर होते हैं। और उस प्रकार सहाय दुर्ग यानी जिसके वीर सैनिक के बड़ा साथ देने वाला होता है। और एरण दुर्ग है वो मार्ग या कांटों पत्थरों से परिपूर्ण होता है। और परिद दुर्ग है जिसके चारों ओर ईंट या पत्थरों से बड़ी खाई बनी होती है, उसे क्या कहा जाता है? पारिद दुर्ग कहा जाता है। इस प्रकार में दुर्ग किसे कहते हैं, दुर्गों का प्रकार और दुर्ग की श्रेणियाँ क्या होती है, और मनुस्मृति में या दुर्गों के प्रकार किसने क्या बताए, ये सारे हमने इस वीडियो के अंदर जाने। और अगले वीडियो में हम दुर्ग पढ़ेंगे, अलग अलग दुर्ग को पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।